मराठा साम्राज्य का विस्तृत इतिहास सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण के राज्य समेत बंगाल, उड़ीसा और पूरा उत्तर भारत मराठा शासन का एक भाग हुआ करता था। आधुनिक भारत का इतिहास मराठों का जिक्र किए बिना हमेशा से अधूरा माना जाता है, पर क्योंकि उस दौर के सुल्तानों और मुगलों के कीटकों ने हिंदुओं का दिमाग खोखला कर दिया था, इसलिए हिंदू राजा मराठों से इस हद तक नफरत करने लगे थे कि जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे करते हुए कंपनी शासन लागू किया, तो वे हिंदू राजा हाथ फैलाए इंतजार करने लगे थे कि कब अंग्रेज यहाँ आएंगे और कब हम उनके पांव चाटेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे इतिहासकार बखूबी समझते हैं, पर जनता को बताना नहीं चाहते। इस वीडियो में हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो सीधे जुड़ा है लॉर्ड विलेजली नामक अंग्रेज से। ये वो अंग्रेज था जिसने अखंड हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। ऐसा इंसान जो क्रूर नहीं था, पर लोगों को गुलाम बनाने में यकीन रखता था। इस लॉर्ड विलेजली ने मराठा और टीपू सुल्तान, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से हरा दिया। वो समय था 1803 का। जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की, उन्हें लॉर्ड विलेजली ने मार दिया, जैसा कि मराठा, अवध, टीपू सुल्तान और यहाँ तक मुगल भी। जी हाँ, तब तक मुगल देश के हीरो बन चुके थे। इन लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। पर क्या आपने सोचा है कि पश्चिम के राजपूताना राज्य, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, इन लोगों ने ही अंग्रेजों के लिए रेड कारपेट बिछाया था। जी हाँ, वे थे राजपूताना राज्य। आज की वीडियो के कारण शायद हमारे राजपूत भाइयों को बुरा लग सकता है, शायद उनकी कोई मजबूरी थी, इसलिए उन्हें अंग्रेजों का साथ देना पड़ा होगा। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ किया था, तो आखिर क्यों किया होगा? साथ ही वीडियो के अंत में उन 4 पॉइंट्स का जिक्र भी करेंगे जिसे एक अंग्रेज अधिकारी ने कही थी कि आखिर क्यों इतनी आसानी से अंग्रेजों ने अखंड भारत को गुलाम बनाया। साल 1929 में पॉल अर्नेस्ट रॉबर्ट्स ने एक किताब लिखी थी, इंडिया अंडर विलेजली। इस किताब में उसने लॉर्ड विलेजली के कारनामे लिखे। वैसे पॉल अर्नेस्ट रॉबर्ट्स अंग्रेजी हुकूमत का बड़ा अधिकारी हुआ करता था, जिसने भारत को लेकर कुल मिलाकर 8 किताबें लिखी थी। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और उसके बाद क्या हुआ, इन सवालों के जवाब आज के इतिहासकार पॉल अर्नेस्ट रॉबर्ट्स द्वारा लिखी हुई उन किताबों के कारण जानते हैं। अगर ये इंसान नहीं होता, तो शायद हम उस जमाने के काले इतिहास से हमेशा से वंचित रह जाते। परंतु इतना तो कहना चाहेंगे कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ वे सभी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर अंग्रेजी ताकत भी शर्मशार हो जाती। स्क्रीन पर आप जिस किताब को देख रहे हो, वह हिंदी अनुवादित किताब है, जिसका अनुवाद साल 1971 में हुआ था। इस किताब में लेखक ने लिखा है कि सिंधिया यानी शिंधे से राजपूताना राज्य इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ बिना लड़े करार कर दिया। आसान शब्दों में कहूं तो राजपूत राजाओं ने खुशी खुशी से अपना पूरा राज्य अंग्रेजों को दान कर दिया। वैसे सैकड़ों छोटे छोटे राजाओं ने भी बिना लड़े अंग्रेजी हुकूमत मान ली थी, पर बात राजपूतों की करें तो वे अंग्रेजों को भारत से भगा सकते थे। बंगाल और अवध जीत चुके अंग्रेजों से दो हाथ कर सके इतनी बड़ी सेना छोटे छोटे राजाओं के पास थी भी नहीं। पर राजपूत राजाओं के पास सारे संसाधन थे, सेना थी, योद्धा थे, बहाने के लिए खून भी था। पर उनकी मजबूरी मराठे थे। जी हाँ, महादजी शिंदे ने मुगलों को तो अपने हाथ की कठपुतली बना ही लिया था। तीसरे पानीपत युद्ध के नतीजे मुगलों के पक्ष में आने के बावजूद मराठों ने मात्र 10 साल के अंदर अपनी इज्जत दोबारा हासिल कर ली थी, और इसी बात से राजपूत परेशान थे। बाद के दिनों में तो मुगल भूल गए थे कि मराठे उनके असली दुश्मन हुआ करते थे। वे तो अपने लाल किले में चैन की सांस ले रहे थे और बाहर मराठे राज्य चला रहे थे। इस बात से बाकी हिंदू राजाओं को तकलीफ थी। इंडिया अंडर वेलेजली किताब में लेखक ने साफ शब्दों में कहा है कि राजपूतों ने बिना लड़े अंग्रेजी हुकूमत मान ली, क्योंकि ग्वालियर और दिल्ली में बैठकर महाजदी शिंदे ने पूरा का पूरा उत्तर भारत जीत लिया था और वे दिल्ली के बादशाह से भी बड़े बन चुके थे। 2016 के साल में हमारे लेखक साहिल परमार मालवा गए थे। एक ढाबे वाले ने उन्हें बताया कि ये पूरा इलाका मराठों का था। मतलब जहां मराठी लोग रहते भी नहीं, वहां के लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ पर मराठों की हुकूमत हुआ करती थी।
साल 1761 के बाद मात्र 10 सालों में महादजी शिंदे और होलकर इन मराठा योद्धाओं ने उत्तर भारत पर अपनी जड़ें पक्की कर ली। इस बात से बाकी हिंदू राजा परेशान थे। वे पहले मुगलों को टैक्स देते थे, अब मराठों को देना पड़ रहा है। ये बात उनके दिल को चुभ रही थी। उनका ये भी मानना था कि मराठों की फौज राजपूताना इलाकों पर बार बार लूटमार करती है। बात घमंड की थी, इसलिए मराठों से नफरत करने वाले लेखकों ने मराठों को लुटेरा कहना शुरू किया। खैर, इस किताब में और भी बातें लिखी हुई हैं। टीपू सुल्तान के बारे में ये लिखा है कि वो बड़ा जिद्दी शासक था। हिंदुस्तान के किसी भी राजा से युद्ध करते वक्त उतनी परेशानी अंग्रेजों को नहीं हुई जितनी टीपू सुल्तान से लड़ते लड़ते हुई। पर लेखकों ने यह भी कहा है कि विलेजली ने सपने में भी सोचा नहीं था कि टीपू सुल्तान का राज्य इतनी जल्दी उन्हें मिल जाएगा। टीपू सुल्तान की मौत जिस लड़ाई में हुई थी, उसे अंग्रेजों ने कम से कम समय में अंजाम दिया। इस बात से विलेजली हैरान हो गया था। लेखक ने टीपू सुल्तान के लिए यह भी लिखा है कि उसके शासक में हिंदू परेशान थे। टीपू सुल्तान ने वही किया जो उसके मन में आया। उसके गलत फैसले के कारण बाकी हिंदू राजा उसके दुश्मन बन चुके थे। बाकी उसने अपने राज्य में क्रांति लाई थी, खेत से जुड़े कार्यों में भी अच्छे काम किए थे। अंततः लेखक ने टीपू सुल्तान की तारीफ इसलिए की क्योंकि जब वो पहली बार अंग्रेजों से हारा तो अंग्रेजों ने उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। उस जुर्माने की राशि जमा करने के लिए उसने अपने राज्य में बहुत सारा काम करके दिखाया था, परंतु क्योंकि वे बड़ा जिद्दी और नफरती इंसान था, इसलिए अंग्रेज उसे हराने में कामयाब हो गए। साथ ही लेखक ने यह भी लिखा है कि टीपू सुल्तान के मंत्रिमंडल में कट्टरवादी लोग ज्यादा थे जो उसे भड़काने का काम करते थे। दक्कन और महाराष्ट्र प्रांत पर अंग्रेजी हुकूमत जारी करने के बाद वेलेजली के नज़र में शिंदे और होलकर का राज्य था। साथ ही दिल्ली में बैठे असहाय बादशाह के लिए वेलेजली के मन में इतनी दया आ गई थी कि उसने बिना कोई मतलब के मुगलों को पेंशन शुरू किया था। लेखक ने यह लिखा है कि उस वक्त मुगलों की हालत बड़ी कमजोर हो चुकी थी। दिल्ली का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। लेखक लिखता है, वेलेजली को वो पल याद आया जब जवानी के दिनों में दिल्ली का बादशाह महादजी शिंदे के साथ कानपुर आए हुए थे, पर इन दिनों बुढ़ापे के कारण वे बहुत कमजोर हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि लड़ने के बजाय आर्थिक मदद करके दिल्ली पर अंग्रेजी हुकूमत लागू करना ही ठीक रहेगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बूढ़े बादशाह का नाम शाह आलम दूसरा था, जो महादजी शिंदे के देखरेख में बादशाह बन गया था। यूं कह लीजिए कि 1771 के बाद महादजी शिंदे उनके जिगरी यार बन चुके थे। मराठा और मुगल जो एक जमाने के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वे दोनों साल 1771 से लेकर 1857 तक कट्टर दोस्त थे। इस वाकया से जुड़ा हुआ एक वीडियो हमने पहले ही बनाया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि शिंदे अगर इतने ताकतवर थे तो उन्होंने अंग्रेजों को भगाया क्यों नहीं। दरअसल उस वक्त मराठाओं में वो एकता नहीं थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय थी। शिंदे भूल गए कि वे पेशवा के नौकर हैं और पेशवा भी भूल गए कि वे खुद छत्रपति के नौकर हैं। पर यहाँ कमाल की बात यह भी है कि छत्रपति भी भूल गए कि उनमें छत्रपति और शंभू राजे का खून दौड़ रहा है। अंततः उनकी एकता टूट चुकी थी और वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। पुणे के पेशवा और सतारा के छत्रपति के बीच तब भी थोड़ा बहुत अपनापन था, पर उत्तर की राजनीति थोड़ी अलग थी। इंदौर के होलकर और ग्वालियर के शिंदे एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन चुके थे। दोनों के आंखों में पुणे का खजाना भर चुका था। मतलब ये है कि जिन बाजीराव पेशवा के कारण उन्हें इतनी शक्ति मिली हुई थी, उन्हीं बाजीराव पेशवा के संतानों के साथ होलकर और शिंदे ने दुश्मनी मोड़ ली। महादजी शिंदे का देहांत 1794 में हुआ। उस वक्त अंग्रेज भी मानते थे कि पूरे हिंदुस्तान में महादजी शिंदे इतना शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं था। परंतु उसके बाद दौलत राव शिंदे गद्दी पर बैठे और होलकर के साथ युद्ध करने में वे इतने व्यस्त हो गए कि अंग्रेजों ने ग्वालियर के साथ वो कर दिया जो टीपू सुल्तान के मैसूर के साथ हुआ था। इंडिया अंडर वेलेजली किताब में लेखक ने मद्रास प्रेसिडेंट के पहले गवर्नर सर थॉमस मुनरो ने कही हुई कुछ बातें लिखी हैं कि क्यों अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। सबसे पहली बात तो ये है कि बंगाल और मद्रास के सैनिकों की संख्या हमारे फौज में ज़्यादा थी। इससे पहले हुई किसी भी युद्ध में हमें इतना बड़ा सहयोग मिला नहीं था। दूसरी बात यह है कि हमने एक आक्रमण करने के बाद दूसरा आक्रमण करने के लिए ज़्यादा समय लिया नहीं।
हमने दुश्मनों को स्थिर होने नहीं दिया और उन्हें युद्ध में व्यस्त रखा। हमने उन्हें पलटवार करने का अवसर दिया नहीं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि मराठे पहले जैसे नहीं थे। आपसी मतभेद के कारण वे अंदर से कमजोर हो चुके थे। शिंदे और होलकर की आपसी लड़ाई में शिंदे को बड़ी हानि पहुंची थी, जिसका फायदा हमें हुआ। चौथी बात में भी उन्होंने मराठों की दुर्बलता की बात कही है। हमसे लड़ते वक्त मराठों ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया नहीं जो उन्होंने मुगलों से लड़ते वक्त किया था। छापामार युद्ध तकनीक मराठे भूल चुके थे। यूरोपियन युद्ध तकनीक सीखने के चक्कर में वो खुद की कला भूल गए। अंग्रेजों को अपना सेनापति बनाकर शिंदे ने पैदल सेना मजबूत कर ली थी, पर वे घेराबंदी के अलावा किसी और अभियानों में काम नहीं आ सकती थी। शिंदे और होलकर मराठा योद्धा थे, पर उनकी सेना में मराठों की जगह बुंदेलखंड, रोहलियाखंड और अवध के लोग ज्यादा थे। अंततः इन्हीं बातों के कारण अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने में कामयाब हो पाए। ये वो बातें हैं जिसे समझाने के लिए हमने पूरे तरीके से आसान भाषा का इस्तेमाल किया है। शायद ही कोई आपको मिलेगा जो इतने बड़े इतिहास को कम शब्दों और आसान तरीके से समझा पाए।